हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम आईएसक्यू। हम इस प्लेटफॉर्म पे करंट अफेयर की एक किताब है घटना चक्र पब्लिकेशन की दृष्टि 2024 के नाम से, जिसमें 1 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2024 तक का पूरा करंट अफेयर कवर किया गया है। इसी किताब को हम चैप्टर वाइज चैप्टर, पेज वाइज पेज एक एक करके पढ़ रहे हैं, जिसके दो सेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। पहला सूक्ष्म परिदृश्य और दूसरा था राष्ट्रीय परिदृश्य। आज हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत। जो भी इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसी इंफॉर्मेशन को एक एक करके स्टार्ट करते हैं। बहुत जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से है, सिर्फ उसी को कवर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बहुत बल्कि मैगजीन है, लेकिन इसमें से बहुत सारे एग्जाम्स का करंट अफेयर जो है वो कवर हो जाता है। तो हम इसको टारगेटेड करते हुए पढ़ेंगे, हमें एक एक लाइन को नहीं रटना है। हम इसमें से जो टारगेटेड, जहां से एमसीक्यू जाने की संभावना है, सिर्फ उसी को पढ़ेंगे। अब इससे शुरुआत करते हैं अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में कि कौन सा देश के अध्यक्ष भारत की यात्रा पर आए, या भारत का जो अध्यक्ष है, राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री किन किन देशों की यात्रा की स्टार्टिंग में इन्होंने वो दिया हुआ है। तो उसी से शुरुआत करते हैं। देखिए, भारत और केन्या का सबसे पहले बात कर रहे हैं। तो केन्या के राष्ट्रपति हैं विलियम समोई रूटो। विलियम समोई रूटो ये भारत की यात्रा पे आए हैं। देखिए, आपके लिए कि आसानी रहे, हाईलाइट हमने पहले ही कर दिया, ठीक है। तो सिर्फ इसमें से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, एक क्योंकि बहुत बड़ी संधि समझौता कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए सिर्फ उनके राष्ट्राध्यक्ष को ही हम याद रख लेंगे। भारत और केन्या का राष्ट्राध्यक्ष, जब केन्या का राष्ट्राध्यक्ष आया उसका क्या नाम था, विलियम समोई रूटी। अब अगले देखते हैं तंजानिया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, तंजानिया की राष्ट्रपति है सामिया सुलह हसन। सामिया सुलह हसन तंजानिया की राष्ट्रपति हैं, सामिया सुलह हसन। ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं और भारत की यात्रा पर आए हैं, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। किसी देश में पहली बार कोई महिला राष्ट्रपति बनी है और वो पहली, उनकी पहली भारत यात्रा भी उनकी पहली बार है, वो भारत आई है, ठीक है। अब अगले उसमें देखेंगे क्या है। तंजानिया में कुछ खास समझौता हुआ नहीं, ठीक है। एक ये देख सकते हैं, सूरजकुंड मेले में तंजानिया को भागीदार देश बनाया गया था, ठीक है, बनने का निमंत्रण दिया था 2024 में। इसके बाद कुछ है नहीं। जवाहरलाल नेहरू जेएनयू यूनिवर्सिटी ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने तंजानिया की जो राष्ट्रपति सामिया सुलह हसन को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है सामिया सुलह हसन को। डॉक्टरेट की किसने दिया, नई दिल्ली में जो जेएनयू है, जेएनयू जो यूनिवर्सिटी है, जो अक्सर विवादों में रहती है गैर राष्ट्रवादी नारों के कारण, ठीक है। अगला देखेंगे भारत और ग्रीस। भारत और ग्रीस में कुछ ऐसा खास हुआ नहीं। थोड़ा सा क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एथेंस स्थित, ये देखिए कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, होगा टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथेंस स्थित टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर्स पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी वहां गए थे, तो बदले में क्या हुआ देखो, मोदी वहां गए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑनर, ऑर्डर ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है। मोदी है सम्मान पाने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष है। मतलब ग्रीस में आज तक किसी भी जो उसका सर्वोच्च सम्मान है, वो किसी दूसरे देश के देश को, प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को नहीं दिया गया था। तो ये पहली बार है कि किसी दूसरे देश के व्यक्ति को ग्रीस ने एक सम्मान प्राप्त किया है, ये मोदी को मिला है पहली बार। तो बहुत ही सम्मान की बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे देश के लिए, दोनों के लिए। आगे बात करते हैं यूएई की। देखिए, यूएई में क्या हो रहा है। यूएई में आईआईटी दिल्ली के परिसर की स्थापना करना है। एक समझौता हुआ है कि जो आईआईटी दिल्ली है, इसका एक कैंपस, इसकी एक ब्रांच यूएई में भी खोली जाएगी। ये दूसरा है कि कोई भारतीय आईआईटी, आईआईटी दिल्ली ऐसा दूसरा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसने विदेश में अपने परिसर की स्थापना की। इससे पहले कौन कर चुका, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ऐसा पहला प्रौद्योगिकी आईआईटी संस्थान था जिसने विदेश में अपने परिसर की स्थापना की थी। और इसने कहा की थी, आईआईटी मद्रास का विदेशी परिसर जंजीबार तंजानिया में, जंजीबार तंजानिया में है। तो वहां पर इसने इसकी स्थापना की थी। अब अगला चलते हैं, देखते हैं क्या है। भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस की बहुत ज्यादा पट रही है आजकल, जब से मोदी
प्रधानमंत्री बने हैं, तो भारत और फ्रांस के बीच बहुत ही अच्छे मैत्रिक संबंध स्थापित हो गए हैं। तो एक दो जो दूसरा देश है बहुत आपस में कोऑपरेट कर रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड जो है, फ्रांस का जो अवार्ड है, फ्रांस पेरिस स्थित है ये, ठीक है। किसका है? फ्रांस का अवार्ड, फ्रांस का अवार्ड, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है ये। जैसे भारत का ये पद्म पुरस्कार होते हैं ना, भारत रत्न होता है, भारत रत्न जैसा ही वहां का ये मान लो कि फ्रांस का रत्न है ये, फ्रांस रत्न जैसा, एक समझाने के लिए है आपको। लेकिन भारत रत्न का जैसे नाम भारत रत्न है, वैसे इस वहां के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार का नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ठीक है। भारत, एक क्वेश्चन और भी आ जाता है, किस किस देशों में यूपीआई चालू हो गई है? यूपीआई के प्रयोग की शुरुआत सितंबर 2023 में पेरिस स्थित एफिल टावर से हुई थी। एफिल टावर ऊंचाई के कारण फेमस है। तो फ्रांस में भी यूपीआई शुरू हो गया है। एक भूटान में हुआ था, ठीक है, एक यूएई में भी हुआ था। यूएई में एक देश और है, वो आपके लिए है कि बताइए किस देश में यूएई यूपीआई भारत की शुरू हो चुकी है। जनवरी 2023 की, पिछले साल की जो 26 जनवरी थी, उसमें भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। मिस्र के राष्ट्रपति हैं कौन? अब्दुल फतेह अल सीसी, अब्दुल फतेह अल सीसी, अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति थे, जो कि पिछली बार वर्ष 2023 के स्वतंत्रता ना जो गणतंत्र दिवस था उसकी 26 जनवरी की परेड में मुख्य अतिथि थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया गया। ऑर्डर ऑफ द नाइल के पुरस्कार, यही जितने भी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल रहे हैं ये बहुत ही प्रमुख हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ द नाइल, ये भी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं, ठीक है। अब भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में क्या चल रहा है, देखिए ये छोटे न्यूज बहुत बड़ी बड़ी दे रखी है, लेकिन इसको अगर हम अंदर से पढ़ेंगे तो कुछ कुछ पॉइंट्स ही हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो उन्हीं को हम कवर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित किया, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। संयुक्त बैठक को कोई भी आके, जैसे कोई हमारी विदेशी आते हैं दौरे पे, लेकिन भारत की जैसे संसद को संबोधित नहीं करते हैं। संसद को संबोधित कर रहे हैं मतलब उन देशों के अंदर बहुत ही मैत्रीपूर्ण संबंध है। अच्छा, अमेरिकी यात्रा के दौरान क्या हुआ, एक आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर हुए। आर्टेमिस आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला विश्व का 27वां देश बन गया है। यह समझौता है क्या? यह समझौता ऐसे सिद्धांतों का एक समूह है जिन्हें 21वीं सदी में नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण, सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन की दिशा में प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया है। क्या है सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन? क्या है? जैसे हम जितने भी अंतरिक्ष में जो काम हो रहे हैं उसी को मान लीजिए, ठीक है। अंतरिक्ष में जो काम हो रहे हैं, नागरिक अंतरिक्ष, लोगों की भलाई के लिए। और जैसे आज के दिन क्या हो रहा है, सिविल स्पेस में जैसे जो एक्स है, एक्स के संस्थापक कौन? ये अमेरिका में क्या है कि जैसे नासा तो है ही, नासा के साथ साथ बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी हैं जो प्राइवेट फील्ड की हैं और स्पेस के फील्ड में बहुत आगे जा चुकी हैं। स्पेस एक्स, जैसे स्पेस एक्स, ठीक है। तो उसी में एक रूल रेगुलेशन बनाने का एक समझौता है ये आर्टेमिस समझौता, ठीक है। अब निशार सैटेलाइट का निर्माण हो रहा है। निशार सैटेलाइट का निर्माण कौन कर रहा है? नासा, नासा प्लस में इसरो मिलके, नासा और इसरो, नासा प्लस में इसरो मिलके निशार का निर्माण कर रहे हैं। निशार एक सैटेलाइट है जो छोड़ा जाएगा भविष्य में, ठीक है। भारत और अमेरिकी एजेंसी आपस में मिलके निशार का निर्माण कर रहे हैं। अमेरिका के ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में तमिल अध्ययन चेयर स्थापित की जाएगी। मतलब अमेरिका के ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में तमिल अध्ययन कि वहां पर इस यूनिवर्सिटी में ना एक तरीके से मान लीजिए एक डिपार्टमेंट टाइप का बना दिया गया है कि वहां पर तमिल भाषा को पढ़ाया जाएगा। तमिल के बारे में जो भी होगा तमिल लोगों को सिखाई जाएगी। वहां एडमिशन ले सकेंगे, उसके बारे में जान सकेंगे, बोलने की जो वो होता है ना, तमिल भाषा का विकास
या ये मान लीजिए उसमें डिग्रियां भी मिल सकेंगी, सब कुछ होगा, तमिल भाषा पढ़ाई जाएगी वहां पे। यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रपति को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, देखिए कितने पुरस्कार मिलेंगे। ये मिला है लेकिन राष्ट्रपति को, मोदी को नहीं मिला, ये मुर्मू को मिला है, मुर्मू, ठीक है, मुर्मू, मुर्मू को मिला है ये सम्मान। क्या मिला है, नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। मुर्मू ने यात्रा की थी कहाँ की, सूरीनाम की। तो सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति को मिला है, भारत के राष्ट्रपति को। अगला देखेंगे, अगले इनमें कुछ है नहीं खास परीक्षा की दृष्टि से, तो हम इसको जल्दी से करते करते चलेंगे। हाँ, एक है न्यूज की, किसी भारत और ऑस्ट्रेलिया की यहाँ बात हो रही है, भारत और ऑस्ट्रेलिया। भारत ऑस्ट्रेलिया में क्या आ रहा है, डिकिन विश्वविद्यालय भारत में अपनी शाखा खोलने वाला, डिकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिकिन विश्वविद्यालय भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय। देखिए स्कूल हो सकता है, कुछ और होगा, लेकिन पहले खुलेगा, लेकिन यूनिवर्सिटी, विदेशी यूनिवर्सिटी पहली बार डिकिन विश्वविद्यालय है, जो कहाँ खोल रहा है अपना भारत में, गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में अपने अंतरराष्ट्रीय शाखा परिषद की स्थापना कर रहा है। मतलब वो अपनी एक ब्रांच यहाँ भी खोल रही है। ऑस्ट्रेलिया की डिकिन यूनिवर्सिटी अपनी पहली ब्रांच खोलेगी यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखेंगे भारत और भूटान, भारत और भूटान के बीच क्या है कि मांगदेछू परियोजना, मांगदेछू जल विद्युत परियोजना, जिसका निर्माण हम दोनों देश कर रहे हैं, भारत और भूटान। भूटान में ये बनाई जा रही है भारत के सहयोग से, मांगदेछू जल विद्युत परियोजना, ठीक है। अब इस पेज पे कुछ खास उस तरीके से है नहीं। अब इसका पार्ट चैप्टर 2 आ गया है, ठीक है। चैप्टर 2 में अगर हम देखेंगे क्या है, गरबा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। गरबा क्या है, गरबा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। गरबा है एक डांस फॉर्म। अच्छा, इसको देखेंगे, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत होता क्या है। ये सांस्कृतिक विरासत दो तरीके की होती है, एक मूर्त होती है, एक अमूर्त होती है, ठीक है। मूर्त कौन सी होती है, मूर्त वो होती है जैसे जिनको हम, अमूर्त विरासत के अंतर्गत ऐसी परंपराएं सम्मिलित हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता, जिन्हें हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, जिनको देखा नहीं जा सकता वो तो होगी अमूर्त। और मूर्त विरासत के अंतर्गत साक्षात व देखी जा सकती हैं, जैसे स्थापत्य, मूर्तिकल चित्र, जैसे अपने अजंता एलोरा की गुफाएं वगैरह है, उन्हें मूर्ति बनी है, वो क्या है, मूर्त विरासत है। और दोनों होती है किससे, पूर्वजों से ही मिली हुई होती हैं। तो यूनेस्को की बैठक हुई, ठीक है। यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की बैठक हुई, कहाँ पे हुई थी ये, मध्य कसाने बोत्सवाना में। यूनेस्को की बैठक हुई थी मध्य कसाने बोत्सवाना में बैठक हुई है। उसके अंतर्गत कुल 51 नई विरासतों को, 51 नई, विश्व में कुल 51 नई विरासतों को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। अब इसमें एक भारत का है, क्या है, भारत से एक को शामिल किया गया है, गुजरात के गरबा को। भारत की ये कौन सी है, 15वीं, 14 पहले भी है, ठीक है। गरबा कहाँ का है, गरबा नृत्य कहाँ का है, गरबा नृत्य है गुजरात का। डांडिया, डांडिया टाइप में जैसे जो वो डांडिया ऐसे ऐसे लोग बाग एक सर्कल में करते हैं ना, वही है ये डांडिया, गरबा। गरबा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द गर्भदीप से हुई है। ये देखिए, भारत की पहली 14 मूर्त सांस्कृतिक विरासत कौन कौन सी थी, रामलीला है, रामलीला है, वैदिक मंत्रोच्चार है, कुटियत्तम है, रमन है, मुडियट्टू है, कोलबिया है, छऊ नृत्य है, लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार है, संकीर्तन है, संकीर्तन पंजाब का है कि गुरु के ठठेरे, ठठेरे जैसे जो बर्तन वगैरह वो करते थे ना, हम छोटे थे जो पढ़ते थे, जो ठठेरे होते थे, पीतल व तांबे से बनाए जाने वाले बर्तनों के ऊपर जो कला करते थे,
योग, फिर 11वां था योग, 12वां था नवरोज, कुंभ मेला। इनको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इन्फॉर्मेशन के वजह से बता रहे हैं। कोलकाता की दुर्गा पूजा, गुजरात का गरबा। पिछले ये 4-5 याद रख लो बस, बहुत है कि इनमें से कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। योग, नवराज, कुंभ मेला, गुजरात की दुर्गा पूजा, ये लेटेस्ट है इसलिए, जैसे 21 में गुजरात का, 22 में हुआ नहीं तो गुजरात का गरबा। अब अगला हम देखेंगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024। ये सूचकांक का एक तो 19वां संस्करण है, ठीक है, 19वां संस्करण है। और क्या है इसमें, 2024 में शीर्ष 3 स्थानों में कोई देश अपना स्थान नहीं बना सका। इसमें जो पहले 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर जो होता है ना, उस 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर को ना हमेशा क्या छोड़ दिया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है। कि मतलब किसी भी देश को वही कहा जाता है कि किसी भी देश ने इतने प्रयास नहीं किए कि वो जलवायु परिवर्तन के प्रति किया जा रहा है उससे संतुष्ट हो संस्था, ठीक है। तो किसी भी देश ने संतुष्टता पूर्वक कार्य नहीं किए हैं पर्यावरण के बचाव के लिए, इसीलिए 1, 2 और 3 हमेशा खाली छोड़ दिया जाता है। इस जो CCPI है, इसका जो शुरुआत होता है वो रैंक 4 से ही होती है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक देश कौन है, चीन है। दूसरा सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक कौन है, अमेरिका। और तीसरे नंबर पे कौन है, इंडिया। यहाँ भी हम पीछे ही रह गए, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे भारत का विकास हो रहा है तो भारत भी CO2 उत्सर्जक देश की उसमें बढ़ा है। लेकिन अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ खेल क्या करते हैं ये देश, ये जो संस्थाएं होती है, संस्थाएं जैसे अगर हम देखेंगे प्रति व्यक्ति, यहाँ हम देखेंगे तो भारत की प्रति व्यक्ति, जैसे भारत की जनसंख्या बहुत है ना, तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से भारत की CO2 उत्सर्जन क्षमता बहुत ही कम है, नीचे जाएगी तो हम रैंकिंग में और भी नीचे चले जाएंगे। इसमें हम देखेंगे सबसे, देखो 3 नंबर से तो खाली था। 4 नंबर पे कौन है, डेनमार्क है। 5 पे एस्टोनिया है। 6 पे कौन है, फिलीपींस। बस यही याद रखो। 7वें पे आ जाएगा भारत। भारत कई वर्ष से 7वें 8वें स्थान पर ही लगभग काबिज है, तो इस इंडेक्स में भारत कितने नंबर पे है, 7वें नंबर पे, ठीक है। ब्रिक्स देशों में अगर हम देखेंगे तो भारत सबसे बेस्ट परफॉर्मर है CO2 पर्यावरण के बचाव के लिए, ठीक है। भारत है, ब्राजील है, बस इतना ही ध्यान रखो कि भारत बेस्ट परफॉर्मर, उसके बाद ब्राजील है, इसी से आपका वो हो जाएगा। और लास्ट अगर हम देशों को बात करेंगे तो लास्ट कौन है, सऊदी अरब। फिर उसके बाद ईरान, सऊदी अरब और ईरान। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को 7वीं हमने देख लिया, ठीक है, 7th स्कोर है। अगली खबर है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023। इसमें अगर हम देखेंगे तो भारत की तरफ से ना महात्मा गांधी पहले व एकमात्र ऐसे भारतीय हैं, भारत की तरफ से महात्मा गांधी पहले व एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्हें वर्ष 1930 में टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से चुना था, ठीक है। हालांकि 2014 और 16 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ऑनलाइन रीडर पोल का विजेता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घोषित किया गया था। वैसे अगर की बात देखेंगे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला है, अमेरिकी गायिका व गीतकार टेलर स्विफ्ट को चुना गया है। और टेलर स्विफ्ट के बारे में एक बहुत ही और अच्छी चीज क्या है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्या है, 2017 में ना टाइम पत्रिका ने द साइलेंस ब्रेकर, एक एनजीओ टाइप का एक समूह था जिसको पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से घोषित किया था, ठीक है। और उसके कवर पेज पे, मतलब जो साइलेंस ब्रेकर था ना, ये इससे जुड़ी हुई थी टेलर स्विफ्ट। तो उस टाइम भी वो उस टाइम्स पत्रिका के कवर पेज पे छपी थी, और अब फिर वो दूसरी बार छपी है। तो टेलर स्विफ्ट टाइम्स के पर्सन ऑफ द ईयर के कवर पेज पर 2 बार स्थान पाने वाली प्रथम महिला बन गई है, ठीक है। आगे हम देखेंगे CEO ऑफ द ईयर कौन है, CEO ऑफ द ईयर है सैम ऑल्टमैन। सैम ऑल्टमैन ओपन एआई के CEO, ओपन एआई के CEO। और टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर कौन है, लियोनो मेसी, लियोनेल मेसी। क्या है ये एक फुटबॉलर है। अगली जो खबर है हमारी, अगली खबर है डॉल्फिन नदी के संरक्षण के लिए, ठीक है। डॉल्फिन नदी के संरक्षण के लिए एक वैश्विक घोषणा, डॉल्फिन नदी के। तो इसमें क्या किया, कोलंबो की राजधानी है बोगाटो। देखिए, कोलंबिया की राजधानी है बोगाटो। वहां एक समझौता हुआ है
कि ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन बाय 2023, ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन बाय 2030। इसमें ना 11 देश शामिल थे, 11 देश शामिल थे। भारत देश में शामिल है अफगान, पहला है बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राजील, कंबोडिया, भारत, कोलंबिया, इक्वाडोर, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सभी नदी डॉल्फिनों की संख्या में हो रही गिरावट को रोकना और उनकी आबादी में वृद्धि करना। तो डिक्लेरेशन का क्या नाम है? ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन्स बाय 2030, 2030, ठीक है, 2030 तक। अगली खबर क्या है? अगली रैंक है क्वेश रैंकिंग। क्वेश रैंकिंग से रिलेटेड है। देखो ये क्वेश एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, अगर 2024 है ये, तो क्वेश एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। इस रैंकिंग में सर्वाधिक विश्वविद्यालय भारत के हैं। ये अच्छी खबर है। इस रैंकिंग में सर्वाधिक विश्वविद्यालय भारत के हैं। भारत के कुल 148, टोटल कितने थे? 500, 856 संस्थाएं हैं। उन 856 संस्थाओं में से सबसे ज्यादा भारत की है इसमें क्वेश एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में। अगर इसमें शीर्ष संस्थाओं की बात करें तो शीर्ष कौन सी है? एक नंबर पे है पेकिंग विश्वविद्यालय, पेकिंग विश्वविद्यालय चाइना का। दूसरा पे हांगकांग विश्वविद्यालय। तीसरा पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ठीक है। अगर यहाँ पर भारत की शीर्ष संस्थाओं की बात करें तो 40वें नंबर पे आती है। हालांकि हम 40 तक एक भी नहीं है, लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा भारतीयों की है। धीरे धीरे करके पीछे पीछे आती जाएंगी। आईआईटी बॉम्बे है, फिर आईआईटी दिल्ली है, और फिर आईआईटी मद्रास है। आईआईटी बॉम्बे 40वें स्थान पर, आईआईटी दिल्ली 46वें स्थान पर, और आईआईटी मद्रास 53वें स्थान पर है। अगली एक बहुत ही यूरोप की उससे देखें तो बहुत बड़ी खबर है। रूस सीएफई संधि से बाहर। सीएफई संधि क्या है? कन्वेंशनल आर्मेड फोर्सेज इन यूरोप। कन्वेंशनल आर्मेड फोर्सेज इन यूरोप क्या था? कि यूरोप में पारंपरिक शस्त्र बलों पर संधि। इसके तहत क्या हुआ था? जब ये चल रहा था ना, शीत कोल्ड वार चल रहा था, तो नाटो और वार्सा संधि के जो भी सदस्य थे, नाटो के जो सदस्य थे, और वार्सा संधि, नाटो किसकी तरफ से था? अमेरिका की तरफ से। और ये कौन था? ये रूस की तरफ से थे। ये जो जो भी देश थे ना, ये दोनों देश कोल्ड वार में जब चल रहा था, तो जब दोनों गुटों के बीच एक समझौता हुआ कि हम आपस में ना एक ऐसा समझौता कर लेते हैं कि हम अपने हथियारों की संख्या को इस लेवल से ऊपर नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तो दोनों में समझौता हो गया था। और पारंपरिक सैन्य उपकरणों में अगर हम देखेंगे क्या आता है? पारंपरिक सैन्य उपकरणों में टैंक हो गया, बख्तरबंद युद्धक वाहन हो गए, तोपखाने हो गए, लड़ाकू हेलीकॉप्टर हो गए, इनको ना एक निश्चित सीमा तक रखें भाई। एक जैसे एक लिमिट फिक्स रख ले कि हम 5,000 टैंक भाई आप लोग बनाओगे, 5,000 टैंक हम बनाएंगे। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पे 15,000 बना दो, नहीं। एक लिमिट रख लिया कि दोनों एक लिमिट तक रखेंगे, ताकि दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन ना पड़े। दोनों बाकी अपने जैसे जो विकास से संबंधित कार्य है जनता के लिए, और भी वो काम कर सके। तो अब जब से यूक्रेन के साथ युद्ध हो रहा है, तो ये रूस उस संधि से बाहर हो गया है कि भाई अब हम कितने भी टैंक बनाए, कितने भी युद्धक वाहन, तोपखाने, हेलीकॉप्टर कुछ भी बनाए, हम इस संधि से बाहर हैं, हम इसको नहीं मानते, हम लिमिट को नहीं मानते। तो इसीलिए रूस कन्वेंशनल आर्मेड फोर्सेज इन यूरोप सीएफई संधि से बाहर हो गया है। अगली खबर है ग्वालियर व कोझिकोड। ग्वालियर व कोझिकोड यूसीसीएन में शामिल। यूसीसीएन क्या है? यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है। यूनेस्को के रचनात्मक शहर। ग्वालियर और कोझिकोड को इसमें शामिल किया गया है। भारत के पहले भी इसमें शामिल शहर रहे हैं। अब जो शामिल शहर वो किस उसमें हुए हैं? अगर हम देखेंगे 55 शहरों के यूनेस्को के अंतर्गत, जिन 55 शहरों को यूनेस्को की रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया, उसमें 2 भारतीय शहर हैं। ये अभी हमने देख लिया। पहला कोझिकोड और दूसरा है ग्वालियर। ग्वालियर को संगीत के क्षेत्र में, जबकि कोझिकोड को साहित्य के क्षेत्र में यूनेस्को में रचनात्मक शहरों में शामिल किया गया है। अच्छा, ग्वालियर के अगर आप देखें तो ग्वालियर एक बहुत बड़े संगीतज्ञ हुए हैं, उनका जन्म हुआ है।
शायद तानसेन, ठीक है, तानसेन का जन्म कहीं हुआ था, ग्वालियर में। आप लोगों को पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा। तो बहुत ही पुरानी विरासत रही है संगीत के क्षेत्र में, ठीक है, ग्वालियर की। अगला हम देखेंगे तो धोरेड़ा, एक है धोरेड़ा, सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव घोषित हुआ है। धोरेड़ा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, धोरेड़ा, धोरेड़ा है कहाँ पे? एक तो ये यूएनडब्ल्यूटीओ की महासभा की बैठक हुई थी समरकंद में, उज्बेकिस्तान में। समरकंद में कहाँ बैठक हुई है? समरकंद उज्बेकिस्तान में एक जगह है, उज्बेकिस्तान में यूएनडब्ल्यूटीओ की बैठक हुई। इसमें क्या, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची तैयार की गई है। इसमें अगर हम देखेंगे तो 54 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में भारत का धोरेड़ा एकमात्र ऐसा वो है। यूएनडब्ल्यूटी द्वारा चयनित 54 श्रेष्ठ पर्यटन गांव में भारत का धोरेड़ा गांव भी शामिल है। धोरेड़ा गुजरात के कच्छ जिले में है, ठीक है। अब तक यूएनडब्ल्यूटी द्वारा भारत के 2 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया जा चुका है। पहले हुआ था वर्ष 2021 में पोचमपल्ली तेलंगाना का, और मंडला मध्य प्रदेश का 2023 में। 21 में कौन हुआ था? पोचमपल्ली, ठीक। और 23 में कौन होता? मंडला मध्य प्रदेश का। और अब 24 में कौन सा हो गया है? धोरेड़ा कच्छ गुजरात का, ठीक। अगला देखेंगे वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 क्या है कि जैसे जो लोग अगर रिटायर हो जाते हैं उसके बाद किस देश में सबसे बेहतर पेंशन व्यवस्था है, वहां के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सबसे बेहतर पेंशन किस किस को मिलती है। ये इसका 15वां है, ठीक है। नीदरलैंड सबसे पहले पे है, नीदरलैंड, फिर आइसलैंड और फिर डेनमार्क। नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, ये 3 आप याद रखो। फिर चौथा देखो तो इजराइल भी है, ठीक है। अब इससे भारत की रैंकिंग इसमें क्या है? भारत की रैंकिंग सूचकांक में भारत 41वें स्थान पर है। किसमें? विश्व वैश्विक पेंशन सूचकांक में, पेंशन की सूचकांक में अगर हम देखेंगे तो भारत 41वें स्थान पर है, ठीक है। अगला हम देखेंगे वैश्विक भूख सूचकांक। वैश्विक भूख सूचकांक क्या होता है? 0 से लेके 100 तक का स्कोर दिया जाता है। 0 सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है कि मतलब यहाँ पे सबसे कम लोग, कोई भी लोग भूखा नहीं है तो उसको 0 स्कोर मिलेंगे। और सबसे जो खराब होगा 100, मतलब यहाँ के हर आदमी भूखा मर रहा है तो उसको मिलेंगे 100। हालांकि ये जो स्थिति होती है 0 और 100 किसी को आज तक मिले नहीं और ना ही मिल पाएंगे, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, ये प्रैक्टिकली में पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा जो स्कोर होता है ना वो इनके बीच बीच में ही कहीं ना कहीं होता है। अगर हम देखेंगे तो 2023 में दक्षिण एशिया है ना, यहाँ पे अगर हम देखेंगे दक्षिण एशिया और अफ्रीका साउथ सहारा जो रेगिस्तान है, 2023 में दक्षिण एशिया, 2023 में दक्षिण एशिया और अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा जीआई स्कोर सर्वाधिक, मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा भूखमरी है। यहाँ का स्कोर 27 है, मतलब 27 लोग हैं कि यहाँ पर भूख से मर रहे हैं। वैश्विक के स्तर पर कोई भी देश भूखमरी की चरम भयावह स्थिति में नहीं है अभी, ठीक है, ये इसका वो है। और अगर हम स्थिति की देखें तो ब्रिक्स देशों की और उनकी, ब्रिक्स देशों में भारत देखो सबसे लास्ट में कौन आ रहा है। अगर हम भूखमरी वाले इंडेक्स में देखेंगे तो भारत 111वें स्थान पर आ रहा है। इसमें वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में, वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में हम, भारत की स्थान क्या है? 111, सबसे लास्ट में पड़ रहा है हमारा ब्रिक्स देशों में। हम लास्ट सबसे 3 भूखमरे देश कौन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में? 125 देशों को शामिल किया गया। सबसे लास्ट है मध्य अफ्रीकी गणराज्य, सेकंड लास्ट है मेडागास्कर, और सेकंड थर्ड लास्ट है यमन। नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार को हम आपको एक पेज के ऊपर ना सबसे लास्ट में बहुत ट्रिक के साथ समझाएंगे, इसलिए हम आपको यहाँ नहीं करवाने हैं। नोबेल पुरस्कारों से रिलेटेड सबसे लास्ट में इसको कवर करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक।
वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किसके द्वारा किया जाता है? देखो ये सूचकांक में ना बहुत बल्कि बल्कि रिपोर्ट है, लेकिन आपको टू द पॉइंट सिर्फ वही चीज बता रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वैश्विक नवाचार सूचकांक को जारी कौन करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वीपो। वीपो कहाँ का है? ये यूएस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएसए में, ठीक है। देखेंगे तो सबसे स्विट्जरलैंड इसमें एक नंबर पे है वैश्विक नवाचार सूचकांक में। सबसे ज्यादा नवाचार कहाँ हो रहा है? स्विट्जरलैंड में। दूसरे नंबर पे कौन है? स्वीडन। अगर हम यहाँ भारत की बात करें तो भारत इस सूचकांक में काफी नीचे है। भारत, मोल्डोवा, गणराज्य और वियतनाम तीनों को लगातार 13वें वर्ष इनोवेशन ओवर परफॉर्मर घोषित किया गया है। भारत को, मोल्डोवा, गणराज्य और वियतनाम तीनों को लगातार 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली थी? 40वीं रैंक प्राप्त हुई थी। भारत 2022 में भी 40वें पे था, तो कई साल से बात वहीं पर फिक्स हो रखा है। मध्य व दक्षिण एशिया में भारत को सर्वश्रेष्ठ नवाचारी अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। ये सब कुछ खास है नहीं। अब ये देखो, टोक्यो योकोहामा जापान विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हब है, ठीक है। अगले हम देखेंगे टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024। टाइम्स विश्वविद्यालय टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग जारी किसके द्वारा? ब्रिटिश पत्रिका है टाइम्स हायर एजुकेशन, उसका ये एक वार्षिक वो है। इसमें प्रथम मिला किसको है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को प्रथम, और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय को सेकंड मिला। 2024 में कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों की सूची में स्थान प्राप्त नहीं कर सका है। और सबसे ऊपर अगर हम देखेंगे तो कौन सा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को, इसको किस उसमें मिला है? 200 से 250 के स्थान पर मिला है। उत्तर प्रदेश के दो संस्थान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के दो संस्थान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 600 से 800 के बीच में स्थान मिला है। ये देखो, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 600 के अंतर्गत, 600 से 800 के बीच में इनके स्थान है। वो ये यूपी पीसीएस आने वाला है, तो उसी के लिए स्पेशल तौर पे ये मैगजीन को डिजाइन किया जाता है, तो इसीलिए यूपी की जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको अलग बता देते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल क्या है? ग्लोबल साउथ वर्ड यूज होता है हमेशा। ग्लोबल साउथ शब्द का पहली बार प्रयोग वर्ष 1969 में राजनीतिक कार्यकर्ता कॉर्ल ओग्लेस्बी ओग्लेस्बी ने किया था। कॉर्ल ओग्लेस्बी द्वारा किया गया। ग्लोबल साउथ का मतलब क्या होता है? ग्लोबल साउथ का मतलब जैसे मान लीजिए ये एक पृथ्वी है, ग्लोब है, इस ग्लोब में इसको आधा आधा बांट लो। आधा आधा बांट लेंगे तो क्या होगा कि ये जैसे अब जो विकसित देश है, देखो यहाँ पर अमेरिका आएगा, ये यूरोप आएगा, हांगकांग, जापान, ये सब ना उत्तर में है। तो जो साउथ के जैसे जो देश हैं वहां पर विकास नहीं है, इसलिए एक अलग ये बोला कि ग्लोबल साउथ है। ये ग्लोबल साउथ, ये लोग अपना एक अलग संगठन है ताकि ये लोग अपनी आवाज उठा सके। और इनका नेतृत्व तो पहले जैसे गुटनिरपेक्ष का नेतृत्व तो भारत कर रहा था ना, आजकल भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बनने की कोशिश कर रहा है ताकि वो एक विश्व नेता के तौर पर स्थापित हो सके। डेनिस फ्रांसिस, एक और वन लाइनर क्या है? डेनिस फ्रांसिस अभी ना यूएनओ का वो हुआ था सम्मेलन, कौन सा? 78वां सत्र हुआ था। 78वां सत्र का एक जो हेड होता है, कौन अध्यक्ष कौन नियुक्त किया, कौन बना था? डेनिस फ्रांसिस। ये कहाँ के? त्रिनाद और टोबैगो के राष्ट्राध्यक्ष हैं, जिनको अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। 77वें सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? कशाबा करोशी ने। जैसे कोई भी जैसे ये सत्र आयोजित किया जाता है यूएनओ का, तो उसमें एक अध्यक्ष चुना जाता है। फिक्स नहीं होता यूएनओ में अध्यक्ष, हर साल हर वर्ष नया नया चुना जाता है। तो अब की बार कौन था? डेनिस फ्रांसिस त्रिनाद और टोबैगो के, डेनिस फ्रांसिस त्रिनाद और टोबैगो के, ठीक है।
अब अगली खबर क्या है, भारत 2 नए विश्व धरोहर स्थल शामिल। भारत के 2 नए स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल। विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक के दौरान भारत के 2 स्थलों को जगह मिली है। एक तो है शांति निकेतन, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का, और होयसाल के पवित्र मंदिर कर्नाटक। होयसाल का है कर्नाटक में। भारत के अब कितने हो गए हैं, शांति निकेतन है 41। अगर हम क्वेश्चन के बारे में पूछे सबसे आखिरी कौन सा शामिल हुआ है, तो सबसे आखिरी है होयसाल 42वां। अगर टोटल 42 में से देखें तो 34 स्थल है सांस्कृतिक, 7 स्थल है प्राकृतिक, व 1 स्थल है मिश्रित। भारत विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थलों की संख्या के आधार पर विश्व में 6ठे स्थान पर है। मतलब 42 है तो हम 6ठे स्थान पर है। और यहाँ हम देखेंगे इटली 59 के साथ फर्स्ट है। तो धीरे धीरे अगर हमारे और हो जाएंगे 17 और हो जाएंगे तो हम इटली को कवर कर लेंगे। ठीक, ये लिस्ट दे दी गई है। ये एग्जाम की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप लोग इनको 42 के 42 नामों को आप रटते हुए जाएं तो बहुत बर्डन हो जाएगा। बस एक याद रखो कि मिश्रित स्थल कौन सा है, कंचनजंगा है जो, ये सांस्कृतिक भी है, और इसमें सांस्कृतिक स्थल भी होगा और इसमें प्राकृतिक भी है। ये दोनों तरीके से है, प्राकृतिक भी है। I2E2 समूह का संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम का अनावरण, समूह द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम का अनावरण। I2E2 है क्या, देखो 4 देशों का एक समूह है। I2 से अभिप्राय है इंडिया का आई पहला और इजराइल का आई पहला, तो हो गया I2। अब U2 से अभिप्राय है USA संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात UAE का पहला। तो I2E2 इन 4 देशों ने अपना संगठन सा बना लिया है कि हम लोग I2E2 के नाम से जाएंगे और आपस में एक दूसरे को सहयोग करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे उद्यम स्थापित करने में और नई नई टेक्नोलॉजी की खोज करने में। अब अगला हम देखेंगे, भारत और कनाडा के बीच में एक विवाद गहराता जा रहा है। भारत और कनाडा के बीच में विवाद गहराता जा रहा है। ठीक है, क्यों, एक यहाँ पर हत्या, जैसे सबसे पहले तो ना खालिस्तान के समर्थकों द्वारा एक रैली निकाली गई थी। तो रैली क्या थी कि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, इंदिरा गांधी ने जो ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था वो बहुत, ये भारत के हिसाब से तो सही था, लेकिन ये जो सिख है ये सिख वहां के सिखों को भड़का रहे कि नहीं तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार के द्वारा। तो इसीलिए जब ये जो इस आतंकवादी समूह है एक जिसने ये निकाली थी, उसके जो आका थे हरदीप सिंह निज्जर, ये इसका हेड था जिसके निर्देशन में निकाले जा रहे थे। तो किसी ने इसकी ना हत्या कर दी, हत्या कर दी। तो फिर वहां पे लोगों में गुस्सा भड़का। तो वहां के जो प्रधानमंत्री थे अपने वोटों के चक्कर में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक वो कर दी कि हमें एक इंटेलिजेंस मिली है कि इसमें कहीं ना कहीं भारत का हाथ है। इंटेलिजेंस का उसने क्या नाम लिया, इंटेलिजेंस एक 5 आइज, 5 आंख इंटेलिजेंस, 5 आइज के नाम से खुफिया संगठन है। किस किस का, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, न्यूजीलैंड, यूके और ऑस्ट्रेलिया, ये 5 देश मिलके गुप्तचर काम करते हैं। तो इसका नाम दिया गया है 5 आइज इंटेलिजेंस। तो कनाडा के प्रधान, देखो कनाडा इसमें सदस्य भी है, तो कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो बोले कि हमें इस संगठन ने इंफॉर्मेशन दिया कि इसमें भारत भी शामिल है, इसलिए हम भारत की निंदा करते हैं। तो इसी बात से बस दोनों देशों के बीच में विवाद गहराता चला गया कि आप हमारे देश, हम, भारत मना कर रहा है, भारत के विदेश मंत्री मना कर रहे हैं कि हमारा इसमें डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, तो हमें आप इसमें अंदर ना घसीटो। भारत OIML प्रमाण पत्र जारी करता देश बन गया है। OIML क्या है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। इसके साथ इससे क्या होगा, फायदा क्या होगा, भारत विश्व भर में भारत विश्व में बाट और मापन उपकरणों को बेचने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकरण बन गया। अब तक हम क्या था कि प्रमाण पत्र नहीं जारी कर सकते थे,
बाट और मापने, वेट और मेजर्स जो होते थे उसके संबंध में। तो अब भारत विश्व का 13वां देश हो गया है, 13वां देश हो गया है जो इस प्रकार के प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। ठीक है, हालांकि भारत इसका सदस्य बहुत पहले से था, लेकिन भारत अभी इसको प्रमाण पत्र जारी करने का राइट मिल गया है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023, अगला हम देख रहे हैं विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 क्या है, जारी किसके द्वारा किया जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा जारी किया जाता है विश्व प्रतिभा सूचकांक। अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा ये इसका 10वां संस्करण था। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में सबसे एक पे कौन है, स्विट्जरलैंड, 2 पे है लग्जमबर्ग, 3 पे है आइसलैंड। 64 देशों की सूची में भारत कौन सा मिला, 56वां, कि भारत में विश्व प्रतिभा कैसा है। हालांकि देखो हम अपनी रैंकिंग में क्या हुआ, फिसल गए हैं। 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी थी, 52। ठीक है, अगला हम देखेंगे सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट एक रिपोर्ट जारी करता है। इसके अनुसार सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग जारी की जाती है। सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में सबसे पहले कौन है, स्विट्जरलैंड ने खिताब जीता है। और भारत को सर्वश्रेष्ठ देश अगर देखेंगे तो कौन से रैंकिंग में है, 30वें स्थान पर है। सबसे पहले कौन है, स्विट्जरलैंड 1 नंबर पे है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, कनाडा, कनाडा दूसरे स्थान पर है। और इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे लास्ट किसको मिला है, सबसे लास्ट मिला है ईरान को, ईरान ईरान ईरान। इस सूची में ईरान को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, 87वां सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग। विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, जो एक ये है फोर्ब्स, फोर्ब्स एक लिस्ट जारी करता है जीडीपी के हिसाब से कि सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश कौन सा है। 2024 में जीडी के संदर्भ में शीर्ष पर अमेरिका है, फिर चीन है, फिर जर्मनी है और जापान है, और फिर भारत का कौन सा स्थान है, 5वां। जीडीपी के हिसाब से देखेंगे तो पहले पे यूएसए, दूसरे पे चीन, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे जापान और 5वें पे भारत। अगर हम यहाँ देखेंगे, देखो जर्मनी की जीडीपी है, वृद्धि दर कितनी है, माइनस में जा रही है। तो भारत जल्दी ही, जापान की अगर हम देखेंगे तो कितनी है जीडीपी वृद्धि दर, 1.3। तो भारत जल्दी ही इसको उछल के तीसरे नंबर पे आने वाला है, यही बात इसमें कही जा रही है। 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की वार्षिक जीडीपी दर से सर्वाधिक वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्थाओं की है। देखेंगे तो जैसे 10 में देखो किस किस, यूके की भी नेगेटिव में चल रही है, एक 2 से ऊपर किसी की है ही नहीं, सिर्फ भारत को छोड़ दो और चीन को छोड़ दो, यही दो हैं जो विकास के ग्रोथ इंजन है। ठीक है, विश्व की ग्रोथ के इंजन यही दो देश हैं, चाइना और भारत, यही सबसे ज्यादा विकास कर रहे हैं आजकल। अगला हम देखेंगे जॉर्जिया द्वारा हिंदू विरासत माह घोषित। हिंदू विरासत माह क्या है, पहले तो देखिए जॉर्जिया, जॉर्जिया देश नहीं, जॉर्जिया राज्य, अमेरिकी राज्य जॉर्जिया के गवर्नर ने आधिकारिक तौर पर अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया गया है। हिंदू हेरिटेज मंथ क्यों कहा गया, हिंदू हेरिटेज मंथ क्यों कहा गया है, इसके पीछे कुछ ना कुछ, अक्टूबर में ऐसा क्या खास होता है कि अक्टूबर को ही जॉर्जिया ने हिंदू माह घोषित किया। अब इसमें देखो क्या है, अक्टूबर माह में महात्मा गांधी का जन्म हुआ है, ठीक है, 2 अक्टूबर को। प्रमुख हिंदू त्योहार है, जैसे नवरात्रि मनाए जाते हैं, दशहरा मनाया जाता है, दिवाली भी आ जाती है कई बार, ठीक है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो अक्टूबर बहुत ही, हिंदू उसके हिसाब से देखेंगे, मैथोलॉजी के हिसाब से बहुत क्रूशियल माना जाता है। 2023 में जॉर्जिया ने हिंदू फोबिया की निंदा करते हुए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया, जिसमें प्रथम करने वाला, ऐसा करने वाला प्रथम अमेरिकी राज्य भी बना था। हिंदू फोबिया की निंदा, ठीक है, हिंदुओं से डर, फोबिया होता है डर, हिंदू डर, कि हिंदू बढ़ रहा है तो उससे हिंदू फोबिया फैल रहा है, वो दूसरे लोगों को डरा रही है, हिंदुओं का विकास हो रहा है। तो अगला हम देखेंगे वैश्विक शांति सूचकांक 2023 जारी करने वाला कौन है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, आईईपी के द्वारा, आईईपी के द्वारा जारी होता है। वैश्विक शांति सूचकांक में क्या कहा कि यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिमय देश है, यूरोप। और अगर हम देखें मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका विश्व का सर्वाधिक अशांत क्षेत्र, सर्वाधिक शांत क्षेत्र कौन सा है, यूरोप। और मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका ये विश्व का सर्वाधिक अशांत देश है।
ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में पहले नंबर पे कौन है? आइसलैंड, दूसरे पे डेनमार्क और तीसरे पे है आयरलैंड। ठीक है, अगर इसमें भारत के स्थान की बात करें, पहले एक बार लास्ट देख लो पूरा, लास्ट कौन है ग्लोबल पीस इंडेक्स में? सबसे कम शांति किस में है? अफगानिस्तान में है, फिर यमन में है और सीरिया में है। इनमें सबसे कम शांति लास्ट कौन सा हुआ? अफगानिस्तान। अगर इसमें भारत की बात अब करते हैं, भारत को क्या है? भारत को 126वां स्थान मिला है, भारत को 126वां स्थान मिला है। और दक्षिण एशिया में भूटान 17वीं रैंकिंग के साथ सबसे शांतिपूर्ण देश है। भारत और भारत के पड़ोसी देशों में भूटान सबसे शांति वाला देश है। अगला है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी करने वाला कौन है? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसकी वो दावोस में होती है हर साल बैठक। कहाँ होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की? दावोस में। अच्छा, इसमें रैंकिंग में देखें तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स बोलेंगे, ठीक है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की रैंकिंग देखेंगे तो पहले पे कौन है? स्विट्जरलैंड, दूसरे पे कौन है? डेनमार्क और तीसरे पे कौन है? नॉर्वे। लास्ट अगर हम देखेंगे तो कौन है? यमन। लास्ट कौन है? ये है लास्ट, ठीक है। लास्ट कौन है? यमन है। या इतना याद रखो, भारत विश्व के 120 देशों में 67th में। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? 67th। अगला है सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी कौन करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। यहां देखो, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क सतत विकास रिपोर्ट जारी करता है ये, SDSN। कुल 166 देश थे जिसको रैंकिंग में शामिल किया गया है, ठीक है। सबसे ऊपर कौन है SDG में? SDG सूचकांक है क्या? SDG सूचकांक है कि जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उनकी प्राप्ति के लिए, उनकी प्राप्ति की तरफ कौन देश सबसे बेहतर अग्रसर है, कौन सबसे ज्यादा प्रयास कर रहा है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पाने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास कर रहा है फिनलैंड, एफर्ट कर रहा है। दूसरे पे है स्वीडन और तीसरे पे है डेनमार्क। फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। सबसे लास्ट में कौन है? सूडान, ठीक है। सबसे लास्ट वाला ही याद रखो बस, सबसे लास्ट कौन है? सूडान, लास्ट है ये SDG में। और भारत को 166 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 112वां स्थान मिला है, ठीक है। अब अगला है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। QS हमने पढ़ी थी एशिया की पहले, ठीक है। एशिया की 800 के आसपास थी, उसमें से सबसे ज्यादा किसकी थी? भारत की थी। 40वें स्थान से शुरू थी, आप रिमाइंड करो वहां पे, ठीक है। अब उसको कंपैरिजन करो यहाँ पर, वो एशिया की थी और ये है वर्ल्ड की, ठीक है। जारी कौन करता है? मेसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, अमेरिका। अमेरिका लगभग लगातार नहीं है, सॉरी ये जारी करने वाला नहीं है। मेसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान लगातार 12वें वर्ष शीर्ष पर है। और एशिया में अगर देखेंगे, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ये एशिया की वो है, प्रथम एशिया में प्रथम स्थान पर। और 2024 में भारत की कुल 45 संस्थाएं शामिल है, 45 संस्थाएं। सबसे ऊपर कौन है? IIT मुंबई। IIT मुंबई देखो यहाँ पर रैंकिंग में कितना अच्छा इजाफा हुआ है। पहले 172 में थी 2023 में, और 2024 में हो गया 149। IIT बॉम्बे शीर्ष पर है। फिर IIT दिल्ली है, IIT दिल्ली अपनी रैंकिंग गिरा गया, ठीक है, IIT दिल्ली। और याद रखो फिर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। ये हमेशा तीन ये इसी रैंकिंग में लगभग लगभग पाए जाते हैं, ठीक है। अगला हम देखेंगे टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023। यह टाइम्स की एशिया की, देखिए टाइम्स की हमने वर्ल्ड की पहले पढ़ चुके हैं, अब टाइम्स की ही एशिया की आ गई है। एशिया में अगर हम देखेंगे तो क्या है कि जापान के सर्वाधिक 117 विश्वविद्यालय इस सूची में है। चीन 95 विश्वविद्यालयों के साथ दूसरे पे, और भारत 75 के साथ तीसरे स्थान पर है कि सबसे ज्यादा हायर एजुकेशन बेहतर परफॉर्म किसकी करें। अगर एशिया में हम टाइम्स हायर एजुकेशन के अनुसार देखेंगे तो एशिया में बेस्ट कौन है? सिंघुआ विश्वविद्यालय चाइना का, फिर पेकिंग विश्वविद्यालय चाइना का, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ये थर्ड पे है। 100 शिक्षण संस्थानों में भारत के कुल 4 शिक्षण संस्थाएं शामिल हैं, ठीक है। और इसी में भी सबसे बेस्ट कौन है? सबसे बेस्ट अभी हम बात किसकी कर रहे थे, देखो
भारत विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ये टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग में भारत का सर्वोच्च है, 48वें स्थान पर मिला है। ठीक है, बस यही याद रखो, नीचे वालों की इतने रखने की जरूरत नहीं है। अगला है कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स 2023। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी मतलब किस सिटी में रहना सबसे ज्यादा महंगा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी। इसमें क्या होता है, न्यूयॉर्क जो शहर है उसको न्यूट्रल मान के न्यूयॉर्क शहर को कीमतों के लिए आधार के रूप में चयनित किया जाता है, कि अगर इसमें जैसे जो रैंकिंग दी जाएगी वो इसको एक बेस मान लिया। हांगकांग रैंक 1 के साथ विश्व में सबसे महंगा शहर है। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर कोई किराया, किसी मकान का रेंट है 5,000 रुपये, तो हांगकांग में कितने में रह सकते हैं, 50,000 में। तो ये जैसे सबसे महंगा ये होगा, बाकी उसके बीच बीच का होगा। विश्व के 2 सबसे सस्ते शहर एशिया में स्थित हैं। सबसे सस्ता शहर देखो पाकिस्तान का है कराची, और इस्लामाबाद बहुत सस्ता शहर है इसका, इस्लामाबाद महंगा शहर नहीं है। अब कोई आकर रहेगा ही नहीं, वहां रुकता ही नहीं है, तो सस्ता अपने आप हो गया ना। बाहर के लोग वहां रहेंगे नहीं, तो होटल वोटल खाली पड़े रहते हैं, तो सोचते हैं जितना मिल जाए ले लो। तो पाकिस्तान और इस्लामाबाद की कराची शहर विश्व के सस्ते शहर में शामिल है। भारत के 7 शहरों को रैंक प्रदान की गई है। मुंबई किस स्थान पर है, अगर हम देखेंगे तो 2023 में 147वें स्थान पर है, और 2023 में नई दिल्ली 169 भारतीय शहरों का स्थान है। ठीक है, अगला एक इंडेक्स और है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये ऊपर वाला क्या था, कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स, वो था सिटीज का इंडेक्स। ठीक है, वो कोई और एजेंसी जारी करी थी। और ये वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ये कौन जारी करे, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। दोनों अलग अलग एजेंसियों द्वारा जारी किया जाता है। वो ऊपर वाला कौन जारी कर रहा था, ऊपर वाला जारी कर रहा था मर्सर। मर्सर ये भी एक संस्था है, ठीक है, संगठन है कि मर्सर। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स जारी कर रहा है मर्सर, और कॉस्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग कौन जारी कर रहा है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, आई आई EIU। ठीक है, सिंगापुर और ज्यूरिक विश्व के सबसे महंगे शहर हैं, सिंगापुर और ज्यूरिक। उसमें कौन था, हांगकांग। ऊपर वाले में कौन था, हांगकांग। ठीक है, और सबसे सस्ता शहर कौन सा है, इसके अंदर दमिश्क। दमिश्क सीरिया को विश्व का सबसे सस्ता शहर घोषित किया गया है। और अगर हम सस्ते शहरों में बात करें तो इसमें भारत के भी 2 शहर शामिल किए गए हैं। शीर्ष 10 सस्ते शहरों में, शीर्ष 10 सस्ते शहरों में 2 भारतीय शहर चेन्नई और अहमदाबाद भी शामिल है। चेन्नई का 163वां स्थान है, और अहमदाबाद का 166वां स्थान है। सॉरी, ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2023 क्या है, ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2023 कौन जारी करता है, पहले तो EIU, यही पहले वाला इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, जो कौन और क्या जारी कर रहे हैं इसने पहले, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इसी के द्वारा, और ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2023 भी इसी के द्वारा जारी किया जा रहा है। वियना ऑस्ट्रेलिया को सूचकांक में लगातार दूसरे वर्ष से स्थान प्राप्त हुआ है, वियना को ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, कोपेनहेगन डेनमार्क, कोपेनहेगन कोपेनहेगन और फिर मेलबर्न को क्रमशः दूसरा व तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें फिर देखो दमिश्क फिर लास्ट में आ गया, दमिश्क सीरिया, सीरिया का दमिश्क शहर को 173वें स्थान के साथ सबसे लास्ट में मिला। ठीक है, भारतीय शहर कौन से, नई दिल्ली और मुंबई 141 है, तो हम लोग संयुक्त रूप से। अगला है वैश्विक लैंगिक अंतराल, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 जारी कौन करता है, विश्व आर्थिक मंच WEF के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, क्या बोलेंगे, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 इसको बोलेंगे। इसमें सबसे पहले कौन आया है, आइसलैंड सबसे प्रथम स्थान पर है, आइसलैंड देखो, आइसलैंड प्रथम स्थान पर, और फिर नॉर्वे, और तीसरे पे है कौन, फिनलैंड। भारत ने अब तक अपने 64.3% लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया है। पिछले संस्करण की तुलना में 8 स्थानों के सुधार के साथ वर्ष 2023 में 127वें स्थान पर पहुंच गया है। तो
जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत 127वें स्थान पर है। ठीक है, अगला है आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023। जारीकर्ता कौन है? आईएमडी स्विट्जरलैंड स्थित विश्व प्रतिस्पर्धा केंद्र द्वारा संकलित किया जाता है और उसी के द्वारा जारी किया जाता है क्या ये? आईएमडी, आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग। ठीक, पहले स्थान पे कौन है इस रैंकिंग में? डेनमार्क, दूसरे पे है आयरलैंड, और तीसरे पे है स्विट्जरलैंड। ठीक है, लास्ट वेनेजुएला था। भारत ने 3 स्थानों की गिरावट दर्ज करते हुए 40वां स्थान हासिल किया है। 3 स्थानों की गिरावट दर्ज करते हुए, मतलब 2022 में कौन सा था? 37वां। ठीक, सीरिया अरब लीग में पुनः शामिल हो गया है। वर्तमान में सीरिया अरब लीग में पुनः शामिल हो गया है। वर्तमान में इसमें 42 अरब देश शामिल है। 22 अरब देश शामिल है इसमें, अरब लीग में। ठीक, अब इसके बारे में क्या है? पुनः संगठन में शामिल हो गया है। ये पहले निकल गया था तो 12 वर्षों के बाद फिर शामिल हो गया है। 2011 में सीरिया को निलंबित कर दिया गया था अरब लीग से। और अरब लीग के बारे में और क्या है? मई 2023 को जेद्दा सऊदी अरब में 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। बस यही इंपोर्टेंट है इसके न्यूज के अनुसार। ऑपरेशन करुणा क्या है? भारत ने म्यांमार के लोगों के लिए आपदा सहायता प्रदान करने हेतु ऑपरेशन करुणा प्रारंभ किया है। यह ऑपरेशन क्या था? एक मोचा चक्रवात आया था। मोचा चक्रवात के बाद जो वहां पर विध्वंस हुआ था, जो जान माल संपत्ति का नुकसान हुआ था, उसमें लोगों की सहायता करने के लिए म्यांमार में भारत ने चालू किया ऑपरेशन करुणा। ठीक है, इसी तरीके से वन लाइन में सब कुछ याद रखो। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 जारीकर्ता कौन है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा प्रकाशित है। नॉर्वे सूचकांक में नॉर्वे को लगातार 7वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। उत्तर कोरिया को 21 पॉइंट स्कोर मत याद रखो, 180वां स्थान उत्तर कोरिया को लास्ट है, बस ये याद रखो। भारत की रैंकिंग है 161वीं, पिछले साल कितनी थी? 150, तो भारत की रैंकिंग भी गिर गई है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का मतलब है कि किस देश की जो न्यूज एजेंसीज हैं, प्रेस है, कितनी स्वतंत्रता के साथ अपनी न्यूजों को प्रकाशित कर सकती हैं, या कितनी वो स्वतंत्र हैं, बिना किसी के दबाव में काम कर रही हैं। अगला है विश्व दास्ता सूचकांक। जारीकर्ता कौन है? वाक फ्री फाउंडेशन नामक संगठन है जो इसको जारी करता है। 3 देश जिनमें आधुनिक दास्ता में निवासित लोगों की अनुमानित संख्या सर्वाधिक है। देखो, इसने यहाँ पे भारत की बेइज्जती कर दी है। भारत में सबसे ज्यादा ये कह रहा है कि आधुनिक दास रहते हैं, फिर चाइना में है, फिर उत्तर कोरिया में है। भारत, चीन और उत्तर कोरिया। ठीक है, भारत, चीन और उत्तर कोरिया का ये नाम ले रहा है। अगला देखेंगे, विश्व के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डे कौन से हैं? कुल यात्री आवागमन के, विश्व के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डे कुल यात्री आवागमन के मामले में देखेंगे तो यूएसए का अटलांटा हवाई अड्डा शीर्ष पर सर्वाधिक व्यस्त है। भारत की अगर हम बात करेंगे तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का सबसे व्यस्त है और विश्व में 9वें स्थान पर है। आईजीआई एयरपोर्ट बोलते हैं इसको, आईजीआई एयरपोर्ट कहाँ पे है? ये दिल्ली में है, द्वारका की तरफ, पालम के पास। इसमें और छोटे छोटे दो दो और अंतरराष्ट्रीय अड्डों की बात है। कैसे क्या है? अंतरराष्ट्रीय यात्री आवागमन के मामले में यूएई का सबसे ज्यादा यात्री कहाँ, किस हवाई अड्डे पे आते हैं? यूएई के दुबई हवाई अड्डे पर। यूएई का जो दुबई हवाई अड्डा है ना, उस पर सबसे ज्यादा यात्रियों का आवागमन होता है। और कार्गो कार्गो यातायात अगर हम देखेंगे तो हांगकांग का हवाई अड्डा, हांगकांग हवाई अड्डा। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा यात्री आते हैं। अगला है वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट। जारी करता कौन है? एम्बर थिंक टैंक है, एम्बर नाम से थिंक टैंक है, वो जारी करता है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू,
ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू वैश्विक विद्युत समीक्षा जारी करता है, जारी करता है एम्बर संस्थान। वैश्विक विद्युत उत्पादन में अभी भी जीवाश्म ईंधनों का प्रभुत्व है, और 2022 में कुल कितने प्रतिशत जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग करके बिजली पैदा की गई थी? 61%। अगर इसमें हम देखेंगे तो सर्वाधिक विद्युत मांग वाले देश कौन है? सबसे ज्यादा मांग विद्युत की कहाँ है? एनर्जी की सबसे ज्यादा विद्युत मांग है चाइना में, फिर है अमेरिका में, और फिर कौन में है? भारत में। यही CO2 उत्सर्जन के देश भी हैं इसी उसमें। सबसे ज्यादा CO2 एक नंबर पे चीन में पैदा होती है, फिर अमेरिका में, और फिर भारत में थी। यही इनमें CO2 भी सबसे ज्यादा पैदा होती है। देखिए ये जैसे नीचे बताते हैं, सिर्फ 3 CO2 उत्सर्जन की व्यवस्था है किसमें? चीन में, अमेरिका में और भारत में। सेम देश है, ठीक है। अब इसमें अगले खबर क्या है? अगली खबर है नाटो का एक सदस्य बना फिनलैंड। फिनलैंड बना नाटो का 131वां सदस्य है। नाटो है क्या? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के तहत नाटो, इसको वॉशिंगटन संधि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक संधि के आधार पर नाटो की स्थापना हुई, और इसको वॉशिंगटन संधि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उत्तरी मैसेडोनिया 2020 में नाटो का 30वां सदस्य बना था, और 31वां कौन बना है? फिनलैंड बना है 31वां सदस्य। 30वां कौन बना था? उत्तरी मैसेडोनिया, ठीक है। अगली खबर है लद्दाख एवं मयूरभंज टाइम पत्रिका के 50 महानतम संस्थानों की सूची। टाइम्स पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची में शामिल है भारत के दो जगह, लद्दाख व मयूरभंज। मयूरभंज कहाँ है? उड़ीसा का एक जिला है। मयूरभंज कहाँ है? उड़ीसा का एक जिला है। यहाँ पे सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क है, और इस राष्ट्रीय पार्क में ना काले बाघ पाए जाते हैं। काले बाघ। सफेद बाघ कहाँ पाए जाते हैं? बंगाल में, ठीक है। मयूरभंज का झाऊ मयूरभंज का झाऊ नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में पहले ही शामिल है। तो अभी भी ये न्यूज क्या थी? टाइम्स पत्रिका ने 50 महानतम स्थानों की सूची जारी की है विश्व में, जिसमें लद्दाख और मयूरभंज को जगह मिली है। अगला हम देखेंगे लद्दाख को क्यों मिले। जैसे लद्दाख में तक बहुत सारा और भी काम है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बना है, और चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य में हनले गांव में स्थापित किया जा रहा है। ये हनले गांव है, चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य में पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया जा रहा है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 की बात करें, इसके द्वारा जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023, ठीक है। इसमें क्या कहा कि आईएस है जो आईएस अभी भी विश्व का सबसे घातक आतंकवादी समूह है, आईएस। और आतंकवाद से प्रभावित सबसे ज्यादा प्रभावित देश कौन सा है? सबसे ज्यादा प्रभावित देश है अफगानिस्तान, सबसे सेकंड है बुर्किना फासो, और तीसरा है सोमालिया। ये सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश है। भारत इसमें कौन से वो है आतंकवाद प्रभावित देशों में 13वें स्थान पर आता है। भारत ने स्कोर के साथ 13वां स्थान हासिल किया है। अगला है अंतरराष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां। एक ये स्टॉकहोम सिप्री के नाम से फेमस है। ये सिप्री एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जारी करता है कि विश्व में जो हथियार, कौन सा देश सबसे ज्यादा हथियार बेच रहा है, कौन देश बेच रहा है और कौन देश खरीद रहा है। सॉरी, अगर हम देखें तो विश्व के 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश कौन से हैं, जिनकी इकोनॉमी ही हथियार बेचने चले। सबसे ज्यादा हथियार कौन बेचता है? अमेरिका बेचता है, फिर रूस बेचता है, फिर फ्रांस बेचता है, चीन बेचता है, फिर जर्मनी बेचता है। वही अगर हम आयातक की बात करें तो देखो सबसे ज्यादा हथियार कौन खरीदता है? भारत, फिर सऊदी अरब, फिर कतर, फिर ऑस्ट्रेलिया, और फिर चीन। चाइना हालांकि बेचता भी है और खरीदता भी है, दोनों तरीके से, तो ये लगभग न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन भारत देखो सबसे बड़ा आयातक है, तो भारत की जीडीपी का, भारत के रुपए का एक बहुत बड़ा हिस्सा हथियार खरीदने में ही खर्च हो जाता है।
भारत विश्व में शस्त्रों का सबसे बड़ा आयातक है। भारत सबसे बड़ा आयातक हथियार आपूर्ति करता देश है पिछले 5 साल में। और भारत को सबसे ज्यादा हथियार कौन जारी कर रहा है, कौन बेचता है? रूस। 45% जो भारत हथियार खरीद रहा है वो 45% रूस से खरीद रहा है। अगला है 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 95वें ऑस्कर पुरस्कार है सर्वाधिक 11 नामांकन फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ये जो फिल्म थी ना, ये 11 श्रेणियों में नामांकित हुई थी, इसलिए सबसे ज्यादा इसी को प्राप्त हुआ है। ठीक है। डेनियल क्वान डेनियल कवान और डेनियल स्किनर्ट द्वारा निर्देशित इस फिल्म को 7 ऑस्कर पुरस्कार मिले हैं। किसको मिले हैं सर्वाधिक ऑस्कर? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। निर्देशन इसका किसने किया? डेनियल स्क्वेन ने और डेनियल स्किनर्ट द्वारा निर्देशित। एक है मल्टीवर्स, कई ब्रह्मांडों का एक काल्पनिक समूह पर आधारित इस अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मलेशियाई अभिनेत्री है मिशेल योह। मिशेल योह मिशेल योह को वो जो ऊपर वाली मूवी थी ना एवरीथिंग एवरीवेयर, उसी में अभिनय करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है मिशेल योह को। और मिशेल योह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला है। भारत को भी इसमें क्या मिला? भारत की जब द एलिफेंट विस्पर्स, वो भारत की ये है कि उसको सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म में ऑस्कर प्राप्त हुआ है। द एलिफेंट विस्पर, भारत की एलिफेंट विस्पर को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार प्रदान हुआ है। इस फिल्म का कौन है निर्देशक? कौन था? कार्तिकी। और निर्माता कौन था? गुनीत मोंगा। ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार के इतिहास में यह पहला अवसर था कि किसी भारतीय प्रोडक्शन द्वारा निर्मित किसी फिल्म को, मतलब फिल्म भारतीय है और भारतीय ने ही उसको बनाया है, तो ये पहली बार हुआ है द एलिफेंट विस्पर को, जो फिल्म थी शॉर्ट मूवी। पहले भी मिलते थे लेकिन उनका निर्देशन जो होता था ना वो बाहर के लोग करते थे। एस राजामौली द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म ट्रिपल आर थी ना, जो बहुत फेमस हुई थी, ट्रिपल आर के गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ संगीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया है। नाटू नाटू किसी भी भारतीय फिल्म से सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का ऑस्कार जीतने वाला पहला गीत है। ठीक है। अगला अगर हम देखेंगे, अगला उसमें क्या है? 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में, 80वें ग्लोबल गोल्डन अवार्ड 2023 में बेस्ट सॉन्ग को मिला मोशन पिक्चर को। नाटो नाटो को विजेता घोषित किया गया इसमें। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में बेस्ट सॉन्ग मोशन पिक्चर श्रेणी में नाटू नाटू को विजेता घोषित किया गया है। और 95वें ऑस्कर पुरस्कारों में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण इसमें शामिल हुई थी, मतलब पुरस्कार देने के लिए, जैसे जो मंच ऑर्गेनाइज करते हैं ना, उन लोगों को पुरस्कार देने वालों में इससे पहले कौन दे चुके हैं? प्रियंका चोपड़ा दे चुके हैं। और 1980 में पहली भारतीय अभिनेत्री थी परशिश खम्बाटा परशिश खम्बाटा। तो पादुकोण कौन सी है? ये तीसरे नंबर की है। ठीक है। सबसे पहले परशिश खम्बाटा ने ऑस्कर पुरस्कारों में बांटा था, दूसरे पे शामिल थी प्रियंका चोपड़ा और तीसरे पे है दीपिका पादुकोण। अगला है लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023। विश्व के विभिन्न देशों में समृद्धि के स्तर की तुलना करने के लिए ये जारी किया जाता है। जारीकर्ता कौन है? एक लेगाटम इंस्टीट्यूट ही है, लेगाटम इंस्टीट्यूट ही है। ठीक है। यही जारी करता है कहाँ पे? ये लंदन का है। अगर हम देखेंगे तो विश्व समृद्धि सूचकांक में डेनमार्क का शीर्ष पर है, जबकि दक्षिणी सूडान सबसे लास्ट पे है 167 रैंक पे। भारत इसमें 103वें स्थान पर है। 2022 में क्या था? 100वें स्थान पर, मतलब 3 स्थान हम पीछे खिसक गए हैं। अगला है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023।
जारीकर्ता कौन है? एक थिंक टैंक है जिसका नाम है द हेरिटेज फाउंडेशन। द हेरिटेज फाउंडेशन है ये, थिंक टैंक है, ये जारी करता है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। इसी ने जारी किया। तो 4 देशों को अत्यधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर प्राप्त हुआ है, उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र की श्रेणी में घोषित किया है। कौन है? पहले सिंगापुर है, फिर स्विट्जरलैंड है, आयरलैंड है और ताइवान। ठीक है। सूचकांक में सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। सिंगापुर विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। और सूचकांक इसमें भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हो गया। ये है क्या? एम, एम के नाम से ये है, एम, एम फोर सी, एम फोर सी। ठीक है। एम में देखो, एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन, इसका एम, इसका आई और ए, एम हो गया ना, एम फोर, फोर को फोर ऐसे लिखा और सी क्लाइमेट। तो ये हो गया है एम फॉर क्लाइमेट। संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की संयुक्त पहल है। इसमें क्या करेंगे कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नई नई कुछ खोजे करके कृषि के उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। कृषि प्रणाली में नवाचार के लिए निवेश और समर्थन बढ़ाना है। भारत अब इस पहल में शामिल हो गए। ये जारी किसने की थी? संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात ने COP 26 के दौरान जारी किया था इसको। ग्लासगो में ये जो हुआ था ना, COP 26 ग्लासगो, यहाँ पे कहीं लिख भी रखा होगा। ये रहा। इस पहल की शुरुआत ग्लासगो COP 26 सम्मेलन के दौरान 2021 में हुई थी। अब भारत इसमें शामिल हो गया है, द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। अगला है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारीकर्ता कौन है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये जारी किया जाता है। और सबसे पहले स्थान पर कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। सबसे पहले स्थान पर कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पे यूनाइटेड किंगडम और तीसरे पे है फ्रांस। 55 देशों की सूची में भारत, 55 देशों की सूची में भारत 42वें स्थान पर है। और भारत एशिया में 15 देशों की सूची में, अगर एशिया में देखेंगे तो 12वें स्थान पर है। अगला देखेंगे तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022। जारीकर्ता कौन है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। विश्व के 180 देशों व क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के स्तरों के अनुरूप रैंकिंग प्रदान करता है। इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे कम भ्रष्ट कौन है? सबसे कम भ्रष्ट इसके अनुसार है डेनमार्क शीर्ष पर। सबसे कम भ्रष्ट है डेनमार्क, फिर फिनलैंड है, फिर कौन है? न्यूजीलैंड। और सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले देशों में सोमालिया, सोमालिया, सीरिया, सूडान, ये सबसे भ्रष्ट है। भारत को 40 अंकों के साथ 85, विश्व में हम 50, इस रैंकिंग के अनुसार भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 के अनुसार हम भ्रष्टाचार में 85वें स्थान पर है हमारा देश। भारत वाशिनार व्यवस्था का अध्यक्ष बन गया है। देखो वाशिनार क्या है? बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। 2017 में भारत इसमें शामिल हुआ था। कुल 42 सदस्य हैं इसमें, कुल 42 सदस्य हैं। और चिरकुट चाइना इसका हिस्सा नहीं है, चीन इसका हिस्सा नहीं है वाशिनार का। तो भारत वाशिनार व्यवस्था का अध्यक्ष हो गया। यह प्रथम अवसर है जब भारत किसी बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था का अध्यक्ष बना है। तो सिर्फ वन लाइनर में याद रखो, भारत वाशिनार व्यवस्था का अध्यक्ष बन गया है। ठीक है। अगला इंडेक्स है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023। जारीकर्ता कौन है? कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा का फ्रेजर। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका का कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट जारी करता है। ठीक है। अगर इसमें हम देखेंगे तो है कौन? मानो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में सर्व, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2023 में 1 नंबर पे है स्विट्जरलैंड, 2 पे है न्यूजीलैंड और 3 पे है डेनमार्क। एशिया में सबसे ज्यादा फ्रीडम किसके पास है? ह्यूमन फ्रीडम, सिंगापुर, लिमोर लेस्ते, फिर भूटान, नेपाल। ये याद रखो। भारत है 9वें नंबर पे। एशिया में भी भारत 9वें नंबर पे है। तो आप समझ जाओ कहाँ है इंडिया। ठीक है। अगला है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023। जारी करता कौन है? इनसीड बिजनेस स्कूल। इनसीड बिजनेस स्कूल प्रथम 5 स्थानों पे कौन है?
स्विट्जरलैंड है, सिंगापुर है, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और नीदरलैंड। स्विट्जरलैंड पहले पे, सिंगापुर दूसरे पे, अमेरिका तीसरे पे, डेनमार्क चौथे पे और नीदरलैंड पांचवें पे है। भारत की स्थिति कौन सी है? भारत की स्थिति 134 देशों को शामिल किया गया है। 134 देशों में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की रैंकिंग है 103। भारत की स्थिति है 103 है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में, ठीक है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 जारी करता कौन है? वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट। प्रथम स्थान पर कौन है? डेनमार्क है, नॉर्वे है, फिनलैंड है। ये सब चीजें आपको रटनी पड़ेंगी, मैं बस आपको फैक्चुअल इसलिए बताता जा रहा हूँ कि इन्हीं फैक्ट से ही प्रश्न पूछा जाएगा, तो सिर्फ इन्हीं से पूछा जाएगा। सूचकांक में शामिल 6 दक्षिण एशियाई देशों में नेपाल, श्रीलंका के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। अगर ओवरऑल भारत की रैंकिंग देखेंगे तो ओवरऑल रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में मतलब किस देश में सबसे ज्यादा कानून का पालन किया जाता है, कानून का पालन किया जाता है, तो भारत इस रैंकिंग में है। भारत है 79 पे और दक्षिण एशिया में थर्ड पे। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी करता कौन था? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा, ठीक है। अगला हम देखेंगे वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स चैरिटीज एड फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। जारी करता कौन है? चैरिटेज एड फाउंडेशन, चैरिटेज एज फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। इसमें क्या है कि किस देश के लोग सबसे ज्यादा दान देते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक उदार देश है और भारत 43वें स्थान पर है। अंतिम 4 देश पोलैंड, क्रोएशिया, यमन और जापान। अगला हम देखेंगे, अगला अगला पार्ट ही शुरू हो गया, ठीक है। इसका अगला पार्ट क्या है? ये अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ये है। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर क्या हुआ, ठीक है। कॉप्स 28 की बात अगर हम करें, कॉप 28, कॉप 28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित। कहाँ हुआ? दुबई, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो जिस देश में भी आयोजित किया जाता है वहां का राष्ट्राध्यक्ष अध्यक्ष हो जाता है। तो सुल्तान अहमद अल जाबेर, सुल्तान अहमद अल जाबेर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इसमें क्या, प्रथम वैश्विक स्टॉक से एक वो था, इस पे सहमति हुई है। वैश्विक ये ग्लोबल स्टॉक, ग्लोबल स्टॉक टैक पर सहमति बनी है सभी देश। ये है क्या? एक ऐसी प्रक्रिया है जो देशों हितधारकों को पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उनकी सामूहिक प्रगति के आंकलन को सक्षम बनाती है। मतलब भाई एक तरीके से ये है कि ग्लोबल स्टॉक टैक में कि किस किसने जलवायु परिवर्तन के जो पेरिस समझौता हुआ था उसके लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए कौन सा देश कितना प्रयास कर रहा है, उस तरीके से उसका आंकलन किया जाएगा। एक तरीके से उसकी रैंकिंग टाइप में दी जाएगी, कौन कितना प्रयास कर रहा है। कॉप 28 में यह घोषणा की गई कि परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2050 तक बढ़ाकर 3 गुना करना है। अभी जो परमाणु क्षमता है, ताकि पर्यावरण संरक्षण किया जा सके, ये कहना चाह रहे हैं। दुबई में कॉप 28 के दौरान ग्रीन राइजिंग पहल, ग्रीन राइजिंग पहल का शुभारंभ किया गया है। ग्रीन राइजिंग पहल, एक सेकेंड, ग्रीन राइजिंग पहल का शुभारंभ किया गया। ये इसका उद्देश्य क्या है? इस पहल का उद्देश्य विश्व भर में युवाओं को विभिन्न हरित पहलों में भागीदार करने और अपने आप को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को अनुकूल बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। ग्रीन राइजिंग पहल क्या मतलब? एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो कार्यक्रम है उनमें युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को, ये अलायंस जारी किया गया भारत के द्वारा। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया कॉप 28 के दौरान। इसका होगा क्या? शहरी नदी प्रबंधन, नदी संरक्षण और सतत जल प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण वैश्विक पहल है।
मतलब नदियों की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। और इस अलायंस को जारी करने वाला कौन है? भारत। भारत का जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। वर्तमान में इसमें क्या भारत सहित 11 देश शामिल हैं। भारत, मिस्र, नीदरलैंड, डेनमार्क, घाना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, कंबोडिया और जापान, हंगरी, संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल है। COP 28 से पूर्व विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अल दफ्रा, अल दफ्रा याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अल दफ्रा का उद्घाटन किया गया संयुक्त अरब अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। ये 28 था। COP 29 का आयोजन कहाँ होगा? अजरबैजान में क्या होगा। और COP 30 का आयोजन कहाँ होगा? ब्राजील में होगा, ठीक है। अगली खबर हम देखते हैं। मिनीमाटा कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? बस ये एक बस ये याद रखो, मिनीमाटा कन्वेंशन किससे संबंधित है? पारिस से संबंधित है। 2013 में ये चीज लागू हुई थी और भारत मिनीमाटा का एक पक्षकार है, हस्ताक्षर करता है, ठीक है। अगला है GPAI सम्मेलन। GPAI सम्मेलन, ये देखो, ये हुआ कहाँ था? भारत मंडप नई दिल्ली में हुआ था 12 से 14 दिसंबर के बीच। अब GPAI है क्या, इसको एक बार थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखो ऊपर बहुत बढ़िया टेबल में इसको दर्शाया गया है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वैश्विक पहल है। यह राष्ट्रों के बीच AI के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए एक वैश्विक पहल है। GPAI के 15 संस्थापक सदस्य हैं, जिसमें भारत भी है, 14 देश और भी, और भारत भी शामिल है। GPAI, इसमें यूरोपीय संघ भी शामिल है। अगर कुल देश देखेंगे तो 29। बस तुम GPAI है क्या ये याद रखो। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भारत इसका संस्थापक सदस्य है और 15 संस्थापक सदस्य थे। इसका पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2020 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ था। दूसरा शिखर सम्मेलन पेरिस में। तीसरा कहाँ हुआ? 22 में टोक्यो में। और चौथा कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। बस यहाँ पे अगला चौथा याद रखना, नई दिल्ली में हुआ है। प्रथम वैश्विक AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन यूके की ब्लेचले पार्क में वैश्विक बौद्धिक, यूके के जो बेलेचले पार्क है, प्रथम वैश्विक AI शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? यूके के बेलेचले पार्क में। विश्व वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा शिखर सम्मेलन का प्रथम संस्करण, वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? प्रथम संस्करण बेलेचले में। वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन प्रथम संस्करण, भारत सहित 28 देशों ने इसमें भाग लिया और इसमें एक बेलेचले घोषणा भी हुई। तो याद रखना कि बेलेचले घोषणा है जो किससे है संबंधित? AI जोखिमों से निपटने हेतु वैश्विक समझौता है। बेलेचले घोषणा ये यही, इससे याद रखना। बेलेचले है क्या? बेलेचले ना एक जगह का नाम है, एक पार्क का नाम है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था ना, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता तो बेलेचले पार्क वही ऐतिहासिक स्थल है जहां एलन ट्यूरिंग सहित अन्य वैज्ञानिकों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के नाजियों के एनिमा कोड को क्रैक किया था। तो जो आपस में जो जर्मनी की जो सेना थी, वो कोड भेजते थे ना, संदेश भेजते थे, उन संदेशों को डी कोड किया था इसी पार्क में बैठ के वैज्ञानिकों ने, एलन ट्यूरिंग वगैरह ने, ठीक है। बेलेचले पार्क, तो उसी के वहीं पर अब AI हुई थी। अब है थ्री बेसिन समिट या ब्राजील समिट। थ्री बेसिन का अगर हम डिकोड करेंगे तो क्या? 3 बेसिन। पहले देख लेते ये सम्मेलन हुआ कहाँ? कांगो गणराज्य की राजधानी ब्राजाविल में हुआ। ये इसका दूसरा संस्करण था। 3 बेसिन है कौन कौन सी? देखो, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में 3 बेसिन है। अमेजन बेसिन है, कांगो बेसिन है, और बोर्निया मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया में बेसिन, एशिया बेसिन, ठीक है। ये 3 है। तो इन्हीं तीनों बेसिन के संरक्षण के लिए ये 3 बेसिन समिट या ब्राजाविल समिट का आयोजन किया जाता है।
इसमें क्या है, 80% उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र यही शामिल है। उष्ण कटिबंध के 80% वन इन्हीं 3 बेसिन में शामिल है। विश्व की 2/3 जैव विविधता, 66%, मतलब विश्व की 66% जैव विविधता यहीं पर ही है, इन्हीं 3 बेसिनों में है। अमेजन बेसिन पृथ्वी पर सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र है। उसके बाद कांगो बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र है। और तीसरा बोर्नियो, बोर्नियो मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया बेसिन तीसरा सबसे बड़ा कार्बन सिंक है, जो कहां पर है, बोर्नियो द्वीप है और मेकांग नदी क्षेत्र में है। अगला है G77 शिखर सम्मेलन, आयोजित कहाँ हुआ, हवाना, क्यूबा में। देखो यहाँ पर लिखा हुआ G77 प्लस चीन। चीन ये कहता है कि मैं 77 का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन वो उसमें शामिल होता रहता था, इसलिए इसको प्लस भी लिख देते हैं। G77 आयोजन कहाँ हुआ, हवाना में, क्यूबा में। वर्तमान विकास चुनौतियां, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार की भूमिका, ये इसकी थीम थी। वर्तमान विकास चुनौतियां, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार। अब G77 के बारे में देखेंगे क्या है। सदस्य देशों की संख्या अब बढ़कर 134 हो गई है, पहले था 77, 77। चीन के अनुसार वह G77 का सदस्य नहीं है, बल्कि इस समूह के मिशन का समर्थक है, इसलिए वो उसमें शामिल होता है। भारत G77 का संस्थापक सदस्य है। ठीक है, बैठक कहाँ हुई थी, क्यूबा हवाना में, बस ये याद रखो। अगला है 18वां G20 शिखर सम्मेलन, ये याद रखना 9 से 10 दिसंबर, इंपॉर्टेंट है। 9-10 सितंबर को भारत मंडपम प्रगति मैदान में 18वां, क्योंकि भारत में हुआ है ना, तो इसलिए हर चीज इंपोर्टेंट हो जाती है इसकी। G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, यह भारत द्वारा आयोजित किया गया प्रथम G20 शिखर सम्मेलन था, और भारत के 60 शहरों में 200 बैठकें आयोजित हुई थी। यूपी में 4 शहर कौन से थे, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और नोएडा। ठीक है, अमिताभ कांत को G20 शेरपा व हर्षवर्धन सिंगला को मुख्य समन्वयक, चीफ कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया था। अमिताभ कांत कौन है, कमेंट करके बताइए, अमिताभ कांत कौन है। 18वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल किया गया। मतलब अब G20 ना रह के अगले बार से क्या हो गया, G21 हो गया। ठीक है, G21 यूरोपीय संघ के बाद G20 में शामिल होने वाला यह दूसरा रीजनल ब्लॉक है, क्षेत्रीय गुट है। 1999 G20 की स्थापना के बाद से यह पहला अवसर है जब इस समूह की सदस्यता का विस्तार किया गया। स्थापना के बाद से 1999 में स्थापना हुई थी, तभी से इसमें 20 संस्थापक हैं। उसके बाद पहली बार इसका विस्तार किया गया। अफ्रीकी संघ है क्या, अफ्रीकी संघ क्या है, अफ्रीका के 55 देश शामिल है इसमें। इसको 2002 में लॉन्च किया गया था। अच्छा, जो G20 का सम्मेलन भारत में हुआ, उसके दौरान एक बहुत सही इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत। नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत की है। तो जो, जैसे मोदी ने ISA शुरू किया था, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, सौर गठबंधन, तो वो भी इंपोर्टेंट था। तो अब ये क्या है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये भारत की एक पहल है। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है कि जैव ईंधन के वैश्विक विकास में तेजी लाना है। इसमें सदस्य कौन कौन है, भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली। ठीक है, नहीं ये यहां तक हो गया। ठीक है, अमेरिका 52%, ब्राजील 30% और भारत 3%। वैश्विक इथेनॉल उत्पादन में लगभग 85% और उपभोग में 81% का योगदान देते हैं। है कौन ये जैव ईंधन, जो प्रोडक्शन और जो सबसे बड़ा उत्पादक है और उपभोक्ता है, उन्हीं उनका एक ही संगठन है। अगला एक और इनिशिएटिव भारत के द्वारा शुरू किया गया है, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, इसमें कौन कौन से देश है, भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ, ये शामिल है। इसको किसके प्रत्युत्तर में बनाया जा रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था ना जो चाइना का, उसके प्रत्युत्तर में बनाया जा रहा है। इसमें 2 गलियारे होंगे, एक तो पूर्वी गलियारा,
यह पूर्वी गलियारा क्या करेगा, भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ देगा, और दूसरा क्या करेगा, अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ देगा। मतलब ये कि डायरेक्ट ये है कि भारत को यूरोप से जोड़ने के लिए एक गलियारा बनाया गया है, मध्य पूर्व भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा इसके नाम दिया गया। ठीक है। नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस लुला डी सिल्वा को अध्यक्षता की गेवेल सौंप दी। गेवेल मतलब उसको सौंप दिया, तो मशाल मान लो, या उसको सौंप दी। अगला कहाँ होने वाला है, 2024 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित होगा। 2024 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित होगा। भारत की जी20 अध्यक्षता के बारे में देखेंगे। थीम अध्यक्षता क्या थी, वासुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य, इसकी थीम थी। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, तो ये कहां से था, यह महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया था, महाउपनिषद से लिया गया था ये। ठीक है। लोगों में भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल के साथ पृथ्वी को दर्शाया गया था, और G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत भी लिखा हुआ था। अगला है 43वां आसियान शिखर सम्मेलन। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। कहाँ हुआ, जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। इसकी थीम क्या थी, आसियान मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ आसियान, इसकी थीम थी। अच्छा, अगला जो 24 का जो है आसियान की अध्यक्षता लाओ पीडीआर के द्वारा की जाएगी। देखिए यहाँ ऊपर बॉक्स में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी गई है। तिमोर लेस्ते में भारतीय दूतावास, नरेंद्र मोदी ने दिल्ली दिल्ली देखो ये दिल्ली अलग है और वो दिल्ली उसका शहर अलग है, ने दिल्ली तिमोर लेस्ते में भारतीय दूतावास की स्थापना की जाने की घोषणा की। ये क्या है, तिमोर लेस्ते की राजधानी की दिल्ली, भारत की है दिल्ली। 15वां शिखर सम्मेलन, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया। पिछले लगातार 3 ब्रिक्स सम्मेलन वर्चुअल रूप से हो रहे थे कोरोना के कारण। अच्छा, इसकी थीम क्या है, ब्रिक्स और अफ्रीका, पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। अब की बार ब्रिक्स में एक इंपॉर्टेंट खबर क्या हुई है, ब्रिक्स में 6 नए सदस्यों को शामिल किए जाने की घोषणा हुई है। पहले ब्रिक्स में जो 5 थे उसके साथ 6 हो गए, 11 हो गए। अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई, 6 देशों को शामिल किया गया। हालांकि अर्जेंटीना में चुनाव जो नए राष्ट्रपति होने उसने मना कर दिया, तो 5 देश इसमें ब्रिक्स में पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर शामिल हो गए हैं। तो सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 10। 5 पहले थे, 6 को शामिल कर रहे थे, अर्जेंटीना हुआ नहीं, तो कितने रह गए, 5, 5 + 5 हो गए टोटल 10। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर मिल्लई के नेतृत्व में ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा, अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, भारत के द्वारा। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, नरेंद्र मोदी ने। अध्यक्षता किसने की थी, जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की। 2024 में ब्रिक्स कहाँ होगा, रूस में होगा, रूस के कजान शहर में। अगला है 23वां संघाई शिखर सहयोग सम्मेलन, संघाई सहयोग संगठन एससीओ। 23वीं बैठक हो रही है ये एससीओ की। एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की 23वीं बैठक भारत की अध्यक्षता में आयोजित की गई, वर्चुअल रूप से ये हुआ था। ठीक है। इसमें नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया। एससीओ में ईरान को शामिल कर लिया गया है। ईरान एससीओ का 9वां सदस्य बन गया है। एससीओ की फुल फॉर्म क्या है, संघाई सहयोग संगठन। और आगे हम देखेंगे, आगे दिया गया है कुछ निर्वाचन। देखो यहाँ पे देखिए डी में अंतरराष्ट्रीय निर्वाचन से संबंधित। अब ये न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री, पैराग्वे के राष्ट्रपति, पाकिस्तान में ये कार्यवाहक राष्ट्रपति, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर नहीं है इसलिए इनको छोड़ दिया गया है। अगला हम देखेंगे तो बस एक क्या भारत के पड़ोस में देख लो, मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू ने बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के तौर पर
शपथ ग्रहण की, यही था। हाँ, ये चीज देख लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं, चक्रवात बिपरजॉय, बिपरजॉय चक्रवात क्या है? दक्षिणी पूर्वी अरब सागर में आया, 2023 में उत्पन्न होने वाला यह पहला चक्रवाती तूफान था। बिपरजॉय वर्ष 1977 के बाद उत्तरी हिंद महासागर में उत्पन्न होने वाला सबसे लंबी अवधि का चक्रवात था, और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? बांग्लादेश के द्वारा। अगला है माउंट मेरापी ज्वालामुखी, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर यह ज्वालामुखी है, ठीक है। माउंट मेरापी, माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। एक है चक्रवात फ्रेडी, चक्रवात फ्रेडी क्या है? मेडागास्कर के तट पर पहुंचा ये चक्रवात फ्रेडी। ये चक्रवात जो अफ्रीका है, जैसे अफ्रीका के जो ये वाला तट है मेडागास्कर के आसपास, यहाँ इस पे मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, मलावी, मेडागास्कर, जाम्बिया और यूनियन द्वीप पर देखा गया। इस चक्रवात जो फ्रेडी है, ये हुआ क्या था? इतिहास में सर्वाधिक दिनों तक चलने वाला चक्रवात है। ये असल में क्या हुआ, देखो ये पैदा कहाँ हुआ था? ये जो ऑस्ट्रेलिया है ना, यहाँ ऑस्ट्रेलिया के तट पर, ऑस्ट्रेलिया की तट पर पैदा हुआ, और ये पूरे हिंद महासागर को और इसको पार करते हुए यहाँ ये मेडागास्कर तट पर आया। तो बहुत दिनों तक ये चला, इतिहास में सर्वाधिक चलने वाला चक्रवात है, 34 दिनों तक रहने वाला चक्रवात है ये, इसलिए चक्रवात फ्रेडी। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम पूरा कर चुके हैं घटना चक्र की जो दृष्टि मैगजीन है, घटना चक्र की जो दृष्टि मैगजीन है, इसके हम 3 चैप्टर्स को हम कवर कर चुके हैं। पहला सूक्ष्म दृष्टि, फिर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। अगली वीडियो में हम मिलेंगे आर्थिक परिदृश्य के साथ, तो चौथा अध्याय जो है इसका वो कवर होगा अगली मैगजीन में। ठीक, अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।